ले लो ना, ऐसा नहीं कह रहा बेटा मैं, खूब सीखो, सीखना जरूरी है, पर ऐसा भी मत करो कि सीखते ही रहो बेटा। तुम्हें 1-2 सीए के बराबर भी काम आता होगा ना तो 10,000 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, और कुछ नहीं आता हो केवल सीए होगे तो भी 40,000 दे देगा वो। समझ पा रहे? दोनों बातों में बहुत अंतर है, सीए होने और ना होने में बहुत अंतर है। कई बच्चे हैं जिनको पूरा काम आता है लेकिन अब नहीं है सीए, तो क्या करें। खैर, क्रक्स ये है कि क्लास आओ, पढ़ाई करो, पास हो जाओ, फिर देखना कि आर्टिकलशिप का क्या करना है। ठीक है, ओके। ई मतलब क्या? एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट्स। मतलब अच्छा, इस बात पर भी डिपेंड करता है बेटा कि आपका पुराना एक्सपीरियंस कैसा था। पुराना एक्सपीरियंस मतलब जैसे अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप बहुत बूढ़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना, तो हो सकता है आपको पता है कि यार बस इससे कंफर्म कर लूँ ना मतलब सब सही होगा। और जो नया चार्टर्ड होता है उसको डर लगता है, उसको लगता है यार साला अपन अभी पेनाल्टीज पढ़ के आए हैं, उसमें जेल भी होती है ना, तो अब उनको बहुत ऐसा डर सा लगता है कि यार अभी कुछ नहीं करना है ना, तो आपने एक साइन करने से पहले 1000 बार सोचते हो। जो बूढ़ा सीए होता है ना, वो कुछ तो भी करता है बेटा, उसको पता है कुछ होता ही नहीं। अपने साथ ऐसा नहीं है ना। तो अनुभवी व्यक्ति अलग तरीके से सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस डिसाइड करता है, एक नया व्यक्ति अलग तरीके से, एक मॉडरेट वाला अलग तरीके से, सबका अपना अपना तरीका है ना, अनुभव है। और आगे बढ़ते तो डी से क्या हो गया बेटा? डिग्री ऑफ रिस्क। एम से मटेरियलिटी। ई से अनुभव एक्सपीरियंस। फिर आर रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉड। कई बच्चे तो 3-4 अटेम्प्ट से इसलिए क्लास नहीं कर रहे, बोले क्लास बहुत दूर पड़ती है यार। अब यार ये कोई बात हुई यार? दूर पड़ती तो सीए नहीं बनोगे, ऐसा घर पे बैठे रहोगे, ऐसे भी लॉस हो रहे हैं। ठीक कह रहा हूं सहज? मत लापरवाही करो यार बेटा, है ना, बहुत बर्बादी है। और सबसे बड़ी बात ना, जब 1-2 अटेम्प्ट लग जाते हैं ना, फिर मन ही नहीं करता पढ़ाई का। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा, इसका मतलब कोई समझाएगा मुझे? जैसे आपने क्या करा, आपने सोचा कि मैं हर बात को ना एक एविडेंस से कंफर्म करूंगा, ठीक है, ऐसा आपने प्लान बना लिया। अब आपने ऑडिट करना शुरू करा, तो बीच ऑडिट में आपको फ्रॉड मिल गया, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार साला, हम तो सब पे भरोसा करते हुए रहे थे, हमें तो सब ठीक लग रहा था, ये तो अचानक से फ्रॉड सामने आ गया। आप डर जाओगे, आपको रिस्क ज्यादा लगने लगेगी, आप अपनी सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस का लेवल चेंज कर दोगे। अब आप एक चीज को 4 लोगों से कंफर्म करोगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, है ना? तो रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर क्या कहते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है कि सफिशिएंसी अप्रोप्रिएटनेस क्या होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? आई से इंफॉर्मेशन। आई से इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन का मतलब है बेटा टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये बात तो बेटा तुम ही समझाओगे मुझे कि अगर इंटरनल लोगों से कंफर्म कर रहे हो तो ज्यादा लोगों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कम रिलायबल होते हैं। अगर एक्सटर्नल से कंफर्म कर रहे हो तो 1-8 जन से ही पूछ लोगे तो भी ठीक है। समझ रहे हो? जैसे आप फीफ एकेडमी आए, आपको पता करना है कि ये लोग अच्छा पढ़ाते कि बुरा पढ़ाते। आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेहतरीन, मजा आ जाएगा। कृष्णा सर, फिक्र ही मत करो। आनंद सर, उन्होंने भी बढ़िया, रिसेप्शनिस्ट, सब बेहतरीन बोल रहे हैं। 6-8 लोगों ने बेहतरीन बोल दिया। इससे अच्छा बाहर खड़ा हुआ कोई बच्चा बोल देता कि बेहतरीन पढ़ाते हैं, वो एक सबूत भी काफी था। समझ रहे हो? सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन कहां से आया। एक्सटर्नल है तो 1 भी चलेगा, इंटरनल है तो 6-7 भी कम लगेंगे। समझा कि नहीं समझा? ऐसा। सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। टी मतलब क्या? टी तो समझते ही हो यार तुम। ट्रेंड्स इंडिकेटेड बाय अकाउंटिंग रेशियोज। जैसे कि अगर बेटा सब कुछ ट्रेंड में चल रहा है, तुम बताओ, पिछली बार सेल 10 लाख थी, इस बार 10.5 लाख है, टेंशन होगी क्या? नहीं। पिछली बार परचेज 6.5 लाख थी, इस बार 7 लाख है, टेंशन होगी क्या? पिछली बार
सैलरी 10 लाख 30 बार 11 लाख है, टेंशन होगी क्या? क्यों? ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जैसा आपको लग रहा है 10 लाख 11 लाख 12 लाख ऐसा चल रहा है तो नॉर्मल लगेगा आपको। अगर ऐसा देखिए, आपको पिछली बार जीपी 18 लाख था, इस बार 6 लाख है, घबराहट नहीं होगी अचानक से? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही सच हो ये, लेकिन डर तो लगेगा ना, अंदर से लगेगा कुछ ऑड हो रहा है, कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस का लेवल अब बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो यारो, ऐसा। फाइनली पॉपुलेशन क्या होगा बताओ भाई? पॉपुलेशन में क्या लिखूं मैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या मतलब हुआ इसका? बोलो। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो सबूत ज्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे। आप सोचो, आप 1 लाख ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो तब ज्यादा सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, या जब 1000 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो तब? ऑब्वियसली 1 लाख में ज्यादा करने पड़ेंगे, है ना? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम, है ना? सो ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा एविडेंस, कम पॉपुलेशन कम एविडेंस, है ना? ऐसा। ये अंडरस्टैंडिंग बेटा इसलिए जरूरी हो सकता है इनमें से किसी एक पॉइंट पर करेक्ट इनकरेक्ट बना दे और जैसा होना चाहिए उसका उल्टा लिख दे। जैसे उन्होंने बोल दिया कि अगर रिस्क कम होगी, अगर रिस्क कम होगी तो हम ज्यादा सबूत इकट्ठे करेंगे, हम कहीं गलत। या रिस्क ज्यादा होगी तो हम कम सबूत इकट्ठे करेंगे, गलत, है ना? तो अंडरस्टैंडिंग बेहद जरूरी है। लिख लिया ये? चलो एक बार बोल के बताऊं। ऐसे 200 कहता है कि आपको सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने हैं। सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी वाइज सफिशिएंट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी वाइज सही होना चाहिए, ठीक है? ओके। अब इनको अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर हैं टोटल? 7 फैक्टर है ना। डीमेरिट पॉपुलेशन, डी से डिग्री ऑफ रिस्क, एम से मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, ई से एक्सपीरियंस, आर से रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आई से इंफॉर्मेशन, टी से ट्रेंड और पॉपुलेशन तो है ही। ओके, फिर से बोलो एक बार। एम से नहीं सॉरी, डी से डिग्री ऑफ रिस्क, एम से, ई से, आर से, आई से, टी से, पी से, डन। एक बार कोई अकेले बोलेगा। आयुषी बोलेगी। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताना। हाँ, पूरा बताना, डी से लेकर पॉपुलेशन तक, केवल शब्द का नाम बताना। डी से डिग्री ऑफ रिस्क सही है ना? एम से मटेरियलिटी ऑफ द आइटम, ई से एक्सपीरियंस, आर से रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, आई से इंफॉर्मेशन, टी से ट्रेंड और पॉपुलेशन तो है ही, ठीक है? बहुत बढ़िया, बढ़े आगे। लिख लिया आपने? एक बार दोबारा ढंग से रिवाइज करके आना। एक आखिरी पॉइंट बचा है, मैं जल्दी से लिख दे रहा हूं यार, है ना? खत्म हो जाए, अगल कल से नया स्टार्ट कर देंगे, है ना? जो लोग प्री रिजल्ट बैच में आ रहे थे उनको मैंने शायद 15 या 16 तारीख से बोला है ना, तो उनका बहुत सारा ये वाला कंटेंट हो गया था, तो मैं नया शुरू कर दूंगा, है ना? ये तो अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये बेसिक से कनेक्टेड है। इसके पढ़ाई बिना मैं ऑडिट पढ़ा ही नहीं सकता, ऐसे समझ लो आप। मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं आता है तो मैं बेसिक बता दूं, फिर मुझे जो पढ़ाना होगा, जो सिखाना होगा सिखाता रहूं, ठीक है? ओके, कौन सा हेडिंग है ये? 6th, ठीक है। हेडिंग लिखो बेटा, रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना? इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, विच इज मोर रिलायबल। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आप ऐसा वर्सेस नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे? एक्सटर्नल एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस, है। तो अपन इस बारे में बात करने वाले हैं बेटा कि कब ऑडिट एविडेंस रिलायबल होगा और कब नहीं होगा, कब ज्यादा रिलायबल होगा, कब कम रिलायबल होगा। सो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले मैंने लिखा इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, विच इज मोर रिलायबल बताने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल विल बी मोर रिलायबल, है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर कोई बात हम डायरेक्टली पूछते हैं तो ज्यादा रिलायबल होगी बजाय इनडायरेक्टली पूछने के, है ना। इनडायरेक्टली और हाँ ओरल रिटर्न, ठीक है। ओरल वर्सेस रिटर्न, रिटर्न को बेटा किताबों में लिखा होता है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, है ना, वो लिखते हैं डॉक्यूमेंट्री, मतलब आप डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लोगे तो ज्यादा अच्छा है बजाय आप ओरली पूछने के, है ना। तो ओरल वर्सेस रिटर्न में कौन रिलायबल है? रिटर्न में। रिलायबल वाले उस साइड, और यार उल्टा कर दिया ना,
हाँ, लेकिन मैं इसको हटा सकता हूं ना, और इसके आगे लगा देता हूं इनडायरेक्टली। हाँ, कॉपी में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लिखा रहने दो, वो तो अपन को अंडरस्टैंडिंग है ना, उसमें क्या है, कौन सा भूल जाओगे कि क्या होगा, है ना। इसके अलावा दो और बचे, फोटोकॉपी। आपको पता है बेटा, एक बार केवल इस फोटोकॉपी पर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। मैं बता रहा हूं कैसा क्वेश्चन आया था। उन्होंने क्या करा कि ऑडिटर को कुछ चेक करना था, तो ऑडिटर को कुछ फोटोकॉपीज दिखाई गई। ठीक है, उन्होंने बोला ओरिजिनल का कुछ बहाना बना दिया कि वो नहीं है, तो ऑडिटर ने फोटोकॉपी पे रिलाई कर लिया, बोले कमेंट करो। अब आप वही नहीं ऐसा थोड़ी होता है, फोटोकॉपी थोड़ी चलती है, ऐसा करोगे क्या वहां में, तो क्या करोगे, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा यार। तो आपको कनेक्ट करते आना चाहिए। अच्छा ये पूछ रहा है, अच्छा मतलब वो पूछ रहे हो, ऐसे कनेक्ट, मतलब जैसे ही उन्होंने बोला फोटोकॉपी, अच्छा ओरिजिनल मतलब पूरा रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस सामने आ जाना चाहिए। अब तुम उसी पर घूमते रह के स्माइल देते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना। कंटेंट पर आना पड़ेगा आपको। और आपको लगता है कि हमने पूरा सही तो लिखा था, केस स्टडी था, 5 में से 4 तो मिलनी चाहिए, कहां से मिलेंगे यार, कमाल करते हो। ठीक है तो इंटरनल, एक्सटर्नल, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, ओरल, रिटर्न, फोटोकॉपी, ओरिजिनल, है ना। बस इतना लिखना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल देन फोटोकॉपीज या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, है ना, ऐसा। एक आखिरी बेटा जिसको याद रखने के लिए अपन क्या करेंगे, ये इससे कनेक्टेड बेटा, आखिरी पॉइंट इससे कनेक्टेड है ना, इससे जुड़ा हुआ आखिरी पॉइंट है। और इसमें ये लिखा है बेटा, इंटरनल एविडेंसेस में also be reliable where relevant controls were effective, है ना, या strong। मतलब ऐसा है बेटा, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि एक्सटर्नल एविडेंस इंटरनल से ज्यादा रिलायबल होते हैं, पर इस पॉइंट पे उन्होंने पता है क्या बताया, ऐसा नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल अच्छे हैं तो वहां के इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं, है ना। तो नॉर्मली एक्सटर्नल मोर रिलायबल होता है, पर इंटरनल एविडेंसेस में ऑल्सो भी रिलायबल, इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकते हैं। कब, वेयर रेलिवेंट कंट्रोल्स वर इफेक्टिव, मतलब जहां पर उससे जुड़े हुए कंट्रोल्स बहुत अच्छे थे, है ना। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज पर ना गजब कंट्रोल है, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो परचेज के डॉक्यूमेंट पे आप इजीली रिलाई कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, डन। तो कितने पॉइंट हो गए टोटल, 5। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस में 5 बातें बतानी, इंटरनल, एक्सटर्नल, कौन सा रिलायबल होगा, एक्सटर्नल। ओरल, रिटर्न रिलायबल होगा। ओरिजिनल, फोटोकॉपी। ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं, खैर छोड़ो। हाँ, और क्या बच गया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। और आखिरी पॉइंट क्या है, इंटरनल एविडेंसेस में ऑल्सो भी रिलायबल अगर रेलिवेंट कंट्रोल्स पर स्ट्रॉन्ग या इफेक्टिव, है ना। डन। होमवर्क क्या रहेगा, आपको समरी बनाकर लाना है 1 पेज में। जिन लोगों ने फाइन जमा नहीं करा है, अगर आप फाइन बिना जमा करे जाते हो, मैं कल आपको क्लास में नहीं बैठूंगा, है ना, अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज गलती मत करना आप ऐसी, है ना।